गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सार्क के बारे में चर्चा करूंगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस पर बातचीत करूंगा। इसको हिंदी में जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में बहुत सारे गुट, बहुत सारे संगठन तैयार होते हैं। कुछ अब दो तरीके के संगठन तैयार होते हैं। पहला वो जो सैनिक संगठन, दूसरा वो जो क्षेत्रीय आर्थिक सहायता से संबंधित संगठन बनते हैं। तो पहले संगठन जैसे सीएटो, नाटो, सेंटो, वार्सा, इस तरीके का संगठन, और दूसरे जैसे सार्क, आसियान, ओपेक, संघाई बिमस्टेक, इस तरीके के संगठन। तो जो सार्क है यह क्षेत्रीय सहयोग संगठन था। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में हुई थी। 7 और 8 दिसंबर 2 दिन जो है इसकी चर्चा चली थी। और तब जो है इसके जो संस्थापक मेंबर थे वो 7 थे, संस्थापक मेंबर 7 थे। और जो ये विचार आया था, सार्क की बात जहां आई थी, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जिया-उर रहमान, उनका नाम था जिया-उर रहमान। उन्होंने यह विचार दिया था, यह विचार व्यक्त किया था कि दक्षिण एशिया के देशों में, भारतीय उपमहादेश के देशों में एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन हो। और वो संगठन सार्क के नाम से बना। और यह संगठन बनता है तो इसकी पृष्ठभूमि, थोड़ा इसकी भौगोलिक स्थिति आप जान लें। भारत केंद्र में है और उसके चारों तरफ जो हैं वो सार्क के देश हैं, सार्क के देश हैं। केंद्र बिंदु भारत है। उसमें आगे हम देखते हैं कि जितने भी देश हैं उस सबकी सामाजिकता, आर्थिक, भाषा, अब बहुत सारी चीज़ों में मिश्रण है। सब लगता है कि सब एक ही हैं, कि मालदीव को छोड़कर। मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी विचारधारा, संस्कृति या अन्य वो भारत से नहीं मिलता। बाकी अन्य देशों का भारत से मिलता जुलता है। या 3 देश तो आपका वो बिल्कुल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही थे। इसको भी देख लेते हैं और यह भी देखते हैं कि वो कौन कौन से देश थे जो संस्थापक देश थे। आपका पहला भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं। और इन्हीं से जो है ये शुरू होता है। और जब ये दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जब बना, तो जो बना था, जो उसका खाका तैयार किया था, तो उसमें चार्टर, 10 चार्टर थे। इसको आप अनुच्छेद भी कह सकते हैं, धाराएं भी कह सकते हैं। और
पर्यवेक्षक देश शामिल किए गए इसमें। जब ये बना तो उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद इसके पर्यवेक्षक सदस्य बनते हैं। पर्यवेक्षक अमेरिका, जापान, चीन, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और ईरान, इतने देश जो है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और ईरान जो है वो बाद में शामिल किए जाते हैं। पहले आपका अमेरिका, जापान, चीन, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और म्यांमार इतने थे। बाद में जो है 2 पर्यवेक्षक देश और बनते हैं। ये पर्यवेक्षक देश का मतलब ये है जैसे 2 पड़ोसी या 2 भाई बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बातों में कहीं विरोध न हो, किसी प्रकार की अड़चन न आ जाए, दोनों आपस में टकरा न जाए, इसीलिए पर्यवेक्षक सदस्य बनाए गए। और दूसरा एक कारण ये था कि जो पर्यवेक्षक मेंबर हो रहेंगे तो वो जो सार्क है, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत, इनके सब के बारे में विश्व के अन्य मंचों पर बताएंगे कि किस तरीके का सार्क चल रहा है, कैसा संगठन है, कैसी इसकी उपलब्धियां हैं, ये सब बताते हैं। आगे देखते हैं कि अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया, ईरान और एक मॉरिशस, आप ध्यान दे लेंगे, मॉरिशस का हम नाम नहीं लिए थे। मॉरिशस भी जो है उसमें 9 देश जो है आपके पर्यवेक्षक मेंबर हैं, 9 देश। और सार्क दिवस कब मनाया जाता है, ये भी कंपटीशन में पूछा गया है। तो सार्क दिवस जो है 8 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पुनः मैं आप लोगों को बताता हूं। सार्क दिवस जो है 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 संस्थापक मेंबर थे और जो 8वां मेंबर था वो नया सदस्य जो है अफगानिस्तान, 2007 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में 2007 में अफगानिस्तान को भी जो है वो सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब जो है वो सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जो चार्टर बना है उस चार्टर के अनुसार जो है इसका उद्देश्य निश्चित किया गया है कि इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। दक्षिण एशिया के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, इसका उद्देश्य यह है कि जो दक्षिण एशिया में जो इतने जनसंख्या इसकी है, उनके लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, गरीबी, भूखमरी ये कैसे दूर हो, कैसे लोग उन्नत बने, तो इसका एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। यहाँ के जो एरिया है, जो पूरा एक क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप में, जो सार्क के मेंबर हैं, तो उनका जो है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। डेवलपमेंट जल्दी हो, तो उसके बारे में जो है इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है सामान्य या साझा हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग स्थापित करना, जैसे विश्व के अन्य मंचों पर यूएनओ है, नेम है, इसको नाम भी बोल सकते हैं, ओपेक है, एशियान है, बिमस्टेक है, तो उन सब के मंचों पर भी जो है
वो क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय में सहयोग स्थापित करने के लिए इसका उद्देश्य होना चाहिए। अगला है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में समृद्धि करना। अन्य जो विकासशील विश्व के अन्य जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको सहयोग, उनके साथ सहयोग प्रदान करना, एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे जो है सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो। इसका अच्छा एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, इसके इतने ज़्यादा उद्देश्य हैं, इसीलिए जो ये सार्क है ये कहीं ना कहीं असफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो जिस भावना से ये संगठन बनाया गया था कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से विकास होगा, उस तरीके से विकास इसका नहीं हो रहा है। उसका ये कारण जो है, इसका उद्देश्य, इसकी उद्देश्य में ही कमियां छिपी हैं। बहुत सारे अगर उद्देश्य किसी का रहेगा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है, वो सफल नहीं हो सकता है। उद्देश्य कम हो, बहुत ज़्यादा अगर आप बना देंगे तो उसमें गड़बड़ी आ जाती है। आगे देखते हैं इसके सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत, इसका पहला सिद्धांत है कि सार्क के देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सार्क के देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे भारत में मान लीजिए कोई सांप्रदायिकता की बात या फिर अन्य कोई बात अगर भारत में है, तो कोई पड़ोसी देश जो है वो भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। या श्रीलंका का कोई मामला है तो उसका बांग्लादेश विरोध नहीं करेगा। किसी आंतरिक मामले में सार्क के देश किसी एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में, आंतरिक जो भी मामला हो उनका, तो उस पर जो है कोई अन्य देश सार्क का विवाद या बातचीत, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और दूसरा है, आपसी विवादों को सार्क के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। आपसी विवादों को सार्क के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान का कोई अगर मामला है और वो जो है सार्क के शिखर सम्मेलन में उसको नहीं उठाया जा सकता है। फिर भी पाकिस्तान कई शिखर सम्मेलनों में जब वो होता है शिखर सम्मेलन, तो वो बाज नहीं आता है और वो कोई न कोई मामला उठा देता है। जबकि भारत और पाकिस्तान का शिमला समझौते के तहत ये बात आई थी कि कोई द्विपक्षीय, हम भारत और पाकिस्तान के मामलों, कोई बातचीत अन्य मंच पर नहीं उठाया जाएगा। फिर भी पाकिस्तान ऐसा कर देता है और वहीं से जो है वो टकराहट पैदा हो जाती है। और इसी तरीके जैसे भारत और बांग्लादेश का मामला, तिस्ता नदी विवाद, अगर वो चाहें कि हम किसी शिखर सम्मेलन में, समिट में हम इसको उठा दें इस मामले को, तो उसको नहीं उठाया जा सकता है। ये इसके सिद्धांत में है। और इसके शिखर सम्मेलन जो है, वो शिखर सम्मेलन हर साल होते हैं और शिखर सम्मेलन अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन समिट होता है और उसमें जो है देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भाग लेंगे। उसके बाद उसमें जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कैसे विकास हो, सांस्कृतिक, उन पर जो है चर्चा की जाती है। महासचिव इसमें है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। तो
तो महासचिव का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है और महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और जो महासचिव बनते हैं वो अल्फ़ाबेट के अनुसार, जैसे ABCDEFG, उसके अनुसार जो है पहले जिसका नाम आएगा उस देश का जो है वो महासचिव बनता है। और वर्तमान समय में इसके जो सार्क के महासचिव हैं वो पाकिस्तान के हैं, उनका नाम है अमजद बी हुसैन। उनका नाम है अमजद बी हुसैन। इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, वर्तमान में पाकिस्तान के हैं। भारत में 3 समिट शिखर सम्मेलन हुए हैं। पहला जो है 1986 में हुआ था, दूसरा 1995 में हुआ था, तीसरा 2007 में हुआ था, तीसरा शिखर सम्मेलन। और ये 2007 के शिखर सम्मेलन में ही अफ़गानिस्तान को जो है वो शामिल किया गया था 8वें मेंबर के रूप में। और जो सचिवालय खर्च है, जो सचिवालय इसका बनाया गया है, तो इसका जो सचिवालय है उस पर जो खर्च होता है उसका 32% जो है इंडिया उसका वहन करता है और सबसे कम मालदीव वहन करता है, वो 5%। वो भाई आर्थिक विकास के कारण जो है ये है। 9वां शिखर सम्मेलन इसका 1995 में, और वहाँ एक बात आई थी साफ्टा की साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड अरेंजमेंट, साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड अरेंजमेंट, ये साफ्टा। और साफ्टा को जो है इसको बदलने में वो भारत के जो है IK गुजराल प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि इसको साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड के रूप में इसको बदला जाए। ये मनमोहन सिंह, वो IK गुजराल साहब हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने इस पर जब दबाव दिया था कि साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड के रूप में इसको बढ़ाया जाए। एक आप लोग इसका ध्यान दे लेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर वो है काठमांडू में। इसको आप ध्यान दे लेंगे। हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल में है। कायदे से इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में होना चाहिए, क्योंकि भारत बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, मध्य में पड़ता है। और ये नेपाल को क्यों बनाया गया, उसका कारण कि भाई जिससे सब लोगों आपस में जुड़े रहें, और जबकि इसका हेडक्वार्टर भारत में होना चाहिए। कहीं न कहीं सार्क की विफलता के कारणों में एक ये भी है, इसका हेडक्वार्टर नेपाल में होना, इसका हेडक्वार्टर नेपाल में होना, यह भी जो है कहीं न कहीं सार्क की विफलता पर जो है वो एक पॉइंट बन रहा है। और अब तक जो है इसके 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 85 में स्थापित हुआ और 2020 चल रहा है, तो 35 साल इसके जो है सार्क के होने जा रहे हैं। और इसकी स्थापना वो हुई थी ढाका घोषणा पत्र के आधार पर। एक पॉइंट इसको भी आप देख लेंगे, ढाका घोषणा पत्र के आधार पर सार्क की स्थापना हुई थी। यह भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी।
और उस समय बांग्लादेश में तानाशाही का शासन था, डिक्टेटरशिप थी वहाँ पर। और जब कोई संगठन खड़ा हो रहा हो और जहाँ उसकी स्थापना हो रही हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी के बजाय तानाशाही है, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी इतना बड़ा संगठन कैसे सफल होगा। जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती तो वो ज़्यादा सब। और उस समय आप ध्यान दे लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे जिस समय ये सार्क की स्थापना होती है। अब सार्क की जगह जो है वो बिमस्टेक ले रहा है। अब आगे जो है अगले चैप्टर में हम बिमस्टेक की जो है चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर कंपटीशन में ये पूछा जाता है, ध्यान दे लेंगे। धन्यवाद।